नरेंद्र मोदी को अब नींद नहीं आने वाली। एक खबर आई कि 500 के नोट पे अनुपम खेर की शक्ल थी। अनुपम खेर तक तो ठीक है, बीजेपी के लिए गांधी वही है। पार्टी टूटेगी नहीं, पार्टी हमारी एक रहेगी। नमस्कार, ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये आपलं स्वागत। महाराष्ट्राचं राजकारण, कधी एकेकाळी महाराष्ट्रातलं राजकारण म्हणजे अत्यंत सात्विक अशा रूपानं बघितलं जात होतं राष्ट्रीय पातळीवर। मात्र आज महाराष्ट्राचं राजकारण हे उत्तर प्रदेश आणि बिहारपेक्षा लयाला गेलंय की काय अशी परिस्थिती तयार झाली आहे। आणि यातच आता विधानसभेच्या निवडणुका आल्या आहेत। या निवडणुकांमध्ये लोकांचा कल कोणत्या दिशेनं असेल यावर मोठी चर्चा सुरू आहे। काँग्रेसला या ठिकाणी मोठं पाठबळ मिळताना दिसतंय। मुळात काँग्रेस कशी वाटचाल करत आहे, महाराष्ट्राकडे काँग्रेस कसं बघतंय, राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा एकदा काँग्रेस उभारी घेत आहे, पण त्यासाठी म्हणून पुढचं नियोजन काय, अनेक प्रश्न तुमच्या आमच्या मनात आहेत। आपण या संदर्भात काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पवन खेरा यांच्याबरोबर चर्चा करणार आहोत। सर बहुत बहुत स्वागत। पवन जी, जैसे कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव जो है वो नज़दीक है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस इस स्थिति में महाराष्ट्र में अपने आप को कहाँ देख रहा है? आप कांग्रेस पूछ रहे हैं या महाआघाड़ी पूछ रहे हैं? मैं कांग्रेस पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि महाआघाड़ी जो है वो गठबंधन है। हम तीनों साथ साथ हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। और तीनों साथ साथ हैं तो तीनों अपने अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसमें बहुत मजबूत हैं, कहीं कोई क्लैश नहीं है। हमारा मालूम है कि कौन किस एरिया में स्ट्रॉन्ग है, किस सीट पर स्ट्रॉन्ग है। तो कांग्रेस जहां हम स्ट्रॉन्ग हैं और पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की प्रेजेंस है, इसमें कोई शक की बात नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को पा रही है। लगभग आप अगर ये पकड़ के चले कि कांग्रेस कई साल सत्ता में रही है महाराष्ट्र में, और फिर एक बार माना जा रहा है कि सत्ता में कांग्रेस पहुंच सकती है, कितने सीटों पर आप देख रहे हैं कि आप विजयी होंगे, और कितनी सीटें होंगी जो कि कांग्रेस की अपनी सीटें होगी, महागठबंधन की सीटें छोड़ दीजिए? तो ट्रैप क्वेश्चन है। इस ट्रैप क्वेश्चन से बचते हुए मैं आपको जवाब दूंगा कि हमारा असेसमेंट है, अब नंबर तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं लोकल पॉलिटिक्स इतनी नहीं समझता, लेकिन हमारी पार्टी में जो एक्सपर्ट हैं, जो महाराष्ट्र को समझते हैं, उनका एक असेसमेंट है। उस असेसमेंट के हिसाब से हम आपस में तीनों पार्टी बात कर रहे हैं और बातचीत बिल्कुल अच्छी चल रही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है संख्या में। शिवसेना जैसी पार्टी, ठाकरे गुट जो है शिवसेना का, ओरिजिनल शिवसेना, असली शिवसेना, चलिए कह लेते हैं ओरिजिनल शिवसेना। तो ओरिजिनल शिवसेना की अगर हम बात करें, मातोश्री की अगर बात करें, तो ऐसे में कई बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, चित्र ऐसा बन रहा है कि ठाकरे भी बीच बीच में बीजेपी के साथ बात कर रहे हैं। पिछले दिनों ये बात निकली, और वंचित घटक जो है, अंबेडकर का जो एक पूरा तबका है, उन्होंने आरोप लगाया कि वो फडणवीस मातोश्री पर पहुंचे थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे और वो दिल्ली गए थे, अमित शाह से बात हुई है। तो ये जो आशंकाएं बन रही है गठबंधन को लेकर या उन आपके अलायंस को लेकर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या उद्धव जी आपके साथ होंगे कि नहीं होंगे? कहीं कोई आशंका नहीं, कहीं किसी को आपस में कोई शक नहीं। ये बीजेपी का टूल किट है। बीजेपी का टूल किट कब चालू होता है? जब बीजेपी को समझ में आ जाता है कि अब कुछ नहीं मिलना, तो ऐसी अफवाहें उड़ाना शुरू करते हैं। लेकिन तीनों हमारे जो हम गठबंधन के सदस्य साथी हैं, तीनों बहुत परिपक्व हैं, मैच्योर्ड हैं। अमित शाह को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी पार्टी के साथ क्या होने वाला है। हम तीनों इतने परिपक्व और मैच्योर्ड और इतने समझदार हैं। वो अपने आप को चाणक्य मानते होंगे, वो लोग गुजरात में अपना चाणक्यपंथी दिखाएं, महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली। जब महाराष्ट्र में एक बड़ा लीडर शरद पवार के चेहरे के साथ आपके साथ है, शरद पवार जो कि ये भी माना जाता है कि ऐसा शेर जो जख्मी हो चुका है पिछले दिनों, और वो जख्मी शेर जो है वह भी मैदान में है। खासा फायदा शरद पवार के चलते गठबंधन को होता नजर आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन, बहुत मुझे लगता है इस देश की राजनीति में खड़गे साहब और शरद पवार जी बहुत सीनियर लीडर्स बचे हैं। अब बहुत कम लोग हैं इस तरह की अनुभव वाले, तो जाहिर सी बात है उनके अनुभव का भी फ़ायदा मिलेगा। और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, 3 जख्मी शेर बैठे हैं, एक नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अमित शाह जी गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र की तरफ मत देखो। ऐसे में एक बात उठ के सामने आ रही है कि चलो जख्मी शेर तो है, एक साथ लड़ रहे हैं, तीनों का दुश्मन, यानी कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये दोस्ताना हो सकता है, पर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री किसका? अरे ये
देखिए, ये चुनाव, जब गठबंधन पे चुनाव लड़ा जाता है तो इस देश के लिए एक सौभाग्य की बात होती है, और इस प्रदेश के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गठबंधन का चुनाव होता है वो वाकई असली मुद्दों पर लड़ा जाता है, वो चेहरों से कहीं ज़्यादा परिपक्व राजनीति दिखाता है। मुद्दों का चुनाव लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चुनाव होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि गठबंधन ही सही है, ताकि हमारे मुद्दे तो उठेंगे नहीं तो लोग चेहरों में हमें कंफ्यूज कर देंगे। लोग चेहरे नहीं, मुद्दे चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब अब मुद्दे चाह रहे हैं, राहुल जी पहुंच रहे हैं आने वाले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र में, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल जी और प्रियंका जी बड़ा कैंपेन महाराष्ट्र के लिए करेंगे, कई सारी सभाएं होंगी। तो क्या हम कोल्हापुर की जो परसों की रैली है, नवरात्र है, अंबाबाई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दैवत जो है वो कोल्हापुर से आता है और वहाँ से शुरुआत हो रही है, तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस अपने प्रचार का नारियल जो है वो फोड़ने जा रही है कोल्हापुर में? ये आज का जो मौसम है, जो आजकल एक राजनीतिक परिपाटी हो गई है, उसमें मोदी जी से एक चीज़ हम सबको सीखनी चाहिए, प्रचार कभी बंद नहीं होता। क्या बात है। लेकिन हम इतने भी नहीं करते, उतना पैसा भी नहीं जितना मोदी जी के पास है। ये एक सतत काम है, चलता रहता है। प्रचार होते रहना चाहिए अपने बारे में, अपनी नीतियों के बारे में, और अपने विरोधियों की नीतियों के खिलाफ हमें बोलते रहना चाहिए। ये उसी कड़ी में एक और, ये संविधान को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं। उस कड़ी में कई सारे लोग जुड़ भी रहे हैं जो आपके साथ दूर हो गए थे सत्ता के जाने के बाद, वो वापस लौटने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि जो आपके विचारों के थे भी, अपने आप को बता भी रहे थे, वो सत्ता के साथ किसी और के विचारों के साथ चले गए, अब वो वापस आपके साथ आना चाहते हैं, तो क्या ऐसे लोगों का आप स्वागत करेंगे? देखिए, अलग अलग व्यक्ति के बारे में अगर बात करेंगे तो फिर एक कोई नियम नहीं बना सकते सबके लिए, लेकिन जो चले गए जब वो आते हैं वापस तो शर्मिंदा तो होकर आते हैं, और जो हमारे साथ बुरे वक्त में हमारे वर्कर, हमारे नेता साथ में खड़े रहे, लड़ते रहे, जाहिर सी बात है कि वो अपना सर ऊपर रखते हैं। पर पार्टी में हमेशा ये कहा जाता है कि ऐसे बाहर से आए हुए लोग जो है, सभी राजनीतिक दलों में, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूँगा, कि जो बाहर से आते हैं वो पद ले जाते हैं, जो पार्टी के लिए बुरे वक्त में भी साथ देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मैं कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए कह सकता हूँ, इस पार्टी में न्याय ज़रूर होता है। इस पार्टी में अन्याय होते हुए मैंने नहीं देखा। पिछले 40 साल से मैं कांग्रेस की राजनीति को देख रहा हूँ, बचपन NSUI के दिनों से यूथ कांग्रेस, मैंने अन्याय होते हुए देखा नहीं। किसी कोई हो सकता है थोड़े वक्त के लिए साइड में हो जाता है, लेकिन फिर भी न्याय ज़रूर मिलता है। सर, ऐसे में जब ये न्याय की बात हो रही है, हम वोटरों को भी आक्रोशित करने की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, हर राजनीतिक दल कर रहा है, तो लाडली बहन की योजना महाराष्ट्र में इन दिनों बहुत चर्चा में है। 3-3 हज़ार रुपये अकाउंट में जा रहे हैं, 1,500 हज़ार रुपये हर महीने के तौर पर। राहुल जी ने भी घोषणा की थी लोकसभा के वक्त कि हम 1 लाख रुपये देंगे साल के हर महिला को। तो ये कितना सही होगा महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जो कि एक आर्थिक संकट से जूझता हुआ नज़र आ रहा है, और हर कोई जो है वो लोग सिर्फ जुमला देते हुए नज़र आ रहा है। तो ये जुमलों की राजनीति, रेवड़ी की राजनीति, कम से कम कांग्रेस और हमारी गठबंधन की अगर बात करूं तो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल, सब जगह, हिमाचल में बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए भी अपने वादे पूरे कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए नहीं कहा जा सकता कि ये जुमला है, और कोई कहता भी नहीं है। मानते हैं कि हाँ, कांग्रेस ने कहा है तो ज़रूर करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कहाँ तक जायज़ है। जिस तरह की आर्थिक नीतियाँ इस सरकार की रही हैं, हर व्यक्ति, वो मिडिल क्लास का हो, लोअर मिडिल क्लास का हो, 2-3 परिवारों को छोड़ के हर व्यक्ति ने सफ़र किया, तो उसको राहत देने का काम सरकार का होना चाहिए, हमें करना चाहिए। अब इनकी जो लाडली बहन योजना लाए हैं, ये एक लापता लेडीज़ भी आपने सुना होगा पिछले 2-3 दिन से। 64,000 लड़कियां और महिलाएं एक साल में लापता हो जाएं महाराष्ट्र से, और उनका कोई पता ठिकाना नहीं। ये आप कितनी लाडली बहना योजना ले आइए, ये तो आपसे पूछा जाएगा। जो पिछले दिनों हमने खबरें सुनी अपराध महिलाओं के खिलाफ की, वो थाने में हो, बदलापुर में जो हुआ, कोल्हापुर में हो, पुणे में हो, वो कोई छिपाया तो नहीं जा सकता, उस पर भी सवाल उठेंगे। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और मैं नहीं बोल रहा, ये तो NCRB के आंकड़े बोल रहे हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड है महिलाओं की सुरक्षा का,
इस सरकार का, बीजेपी का, रूलिंग पार्टी का, वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये कितनी भी योजनाएं ले आए, कर्नाटक के इलेक्शन से पहले इस तरह की योजनाएं लाए, तब भी आप जैसे हमारे किसी दोस्त ने पूछा कि अरे ये तो इतनी बड़ी योजना ले आए, अब आप कैसे जीतोगे? हमने कहा ये लोगों को मूर्ख मत मानो, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझते हैं ये चुनाव से पहले के हथकंडे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका हक है, वो लेंगे, क्यों नहीं लें लेकिन वोट इनको नहीं मिलने वाला, ये भी जानते हैं। सर वोट की तो बात ठीक है, वोट देगी नहीं देगी, महाराष्ट्र की जनता जो है वो हमेशा बहुत होशियार मानी गई है, वो सही निर्णय देती रही है हर बार, इस बार भी वो सही निर्णय करेगी। पर इस प्रकार की जो रेवड़ी की राजनीति बढ़ रही है बार बार कि अब मिडिल क्लास मेरे जैसे जो लोग हैं वो टैक्स क्यों देते हैं? हम चाहते हैं कि हमें टोल ना भरना पड़े, हम चाहते हैं कि अच्छे रास्ते मिले, हम चाहते हैं कि फैसिलिटीज़ मिले, पर दूसरी तरफ सरकार जो है वो बांटती नज़र आती है। फिर सरकारें अब जो विपक्ष में बैठा है वो भी वही भाषा कर रहा है। तो आम आदमी अगर किसी के तरफ आशा से देखे तो किसकी तरफ देखे? अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए जो इतना छीन लेती है आपसे, तो आने वाली सरकार को फिर कुछ बांटना भी पड़ेगा। तो छीनने वालों को पहले पूछो कि आपने छीना क्यों? अगर ये ना छीनते तो हमें नहीं बांटना पड़ता, गलती इनकी है। तभी मैं कह रहा हूं राहत देना, मिडिल क्लास को भी राहत देना बहुत ज़रूरी है। व्यापारी परेशान है, लोअर मिडिल क्लास परेशान है, किसान परेशान है, कौन है जो परेशान हैरान नहीं है? सब हैरान परेशान है। सब ऐसे मुद्दे में जो बड़े बड़े सारे औद्योगिक घराने हैं उनमें जिस प्रकार की टेंडर्स बांटे गए उसको लेकर पिछले दिनों आपने सवाल भी उठाए, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला आया, पर कांग्रेस नज़र आई कि कांग्रेस मुद्दे तो उठा रही है, संसद के दरवाजे पर उठा रही है, कई जगहों पर उठा रही है, पर उनको जिस प्रकार से परस्यू करना चाहिए, जिस प्रकार से लोगों तक ले जाना चाहिए, वो कांग्रेस नहीं ले जा पाई है। क्या कारण है कि आप उन मुद्दों को लंबे दूरी तक लोगों तक नहीं ले जा पाए या उस पर नतीजे तक नहीं पहुंचा पाया? हमारे नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है, नक्कार खाने में तूती। अब कहीं इतने बड़े ढोल पीटे जा रहे हो तो हमारी तूती की आवाज़ सुनाई नहीं देती। मीडिया का इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं राष्ट्रीय मीडिया की बात कर रहा हूँ, आप लोग तो वो काम कर ही रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मैंने सुना, लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया है उसका क्या काम होता? वो जब हम सरकार में थे, यूपीए की सरकार थी, राष्ट्रीय मीडिया अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी निभा रहा था, वो विपक्ष की आवाज़ को फैलाता था। सीएजी रिपोर्ट लीक हो गई, ड्राफ्ट सीएजी रिपोर्ट लीक हो गई, रोज़ सुनाई देता था। अब ना सीएजी रिपोर्ट दिखती है, ना नेशनल मीडिया कवर करता है हमें। टोटल मोदी जी और मोदी जी, सुबह से रात तक मोदी जी ने छींका, मोदी जी ने कपड़े बदले, मोदी जी ने पानी नहीं पिया या पिया। अरे साहब, जो असली मुद्दे हैं, जो विपक्ष उठा रहा है उसको भी तो दिखाइए। विपक्ष, आज का विपक्ष अनाथ है, मीडिया का साथ उसको नहीं है, फिर भी हम आवाज़ उठाते हैं, फिर भी हम लैंड एक्विजिशन कानून को बदलवा सकते हैं, फिर भी हम वक्फ की जो कानून है उसको जेपीसी तक ले जा सकते हैं, फिर भी हम ऐसे कई डिसीशंस, काले कानून किसानों के वापस करवाने पे मजबूर कर सकते हैं। ऐसे कई निर्णय हैं जो सरकार को झुकना पड़ा, बावजूद इसके कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया, फिर भी हमने किया। तो कांग्रेस अपना काम बखूबी कर रही है, सड़क पर भी आ रही है, मुद्दे भी उठा रही है, संसद में भी, संसद के बाहर भी, स्टूडियोज़ में भी, हर जगह उठा रहे हैं। और लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चलाए तो हमारे ही मुद्दे उठाने के लिए चलाए। चलिए, अब मानते हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में ना सही पर राज्य की अलग अलग चुनाव में ये मुद्दे जो लोगों तक पहुंचेंगे। सर, जब हम देश की राजनीति की बात कर रहे हैं, राज्य की कर रहे हैं, इन दिनों मामला गरमाया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल हो रही है उसको लेकर, इजराइल और ईरान के और जिस प्रकार की वॉर छिड़ी है, और उसमें लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कूदने को तैयार बैठी है, अमेरिका भी अपना रोल जो है वो एक्टिव करती नज़र आ रही है। कांग्रेस इस पूरे मामले को कैसे देख रही है? बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है कि फिर से सेंट्रल एशिया एक डिस्टर्बेंस की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और बड़ी ताकतें, जैसा आपने कहा, कि उसमें शामिल हो रही हैं। भारत को अपने हितों की रक्षा करना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमारी यही होनी चाहिए। कौन देश किसके साथ है, क्यों नहीं है, विचारधारा, ये सब बातें बाद में। हमारा एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं बाहर, इन देशों के आसपास, इन देशों में, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है किसी भी देश की विदेश नीति
कि पहली प्राथमिकता अपने देश के हितों की रक्षा करना होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार भी उसी नीति पर चली। पर अब तक किसी भी प्रकार की अधिकृत नीति जो है वो सामने आती नज़र नहीं आ रही है। किसी भी प्रकार का अधिकृत स्टेटमेंट अब तक सरकार की तरफ से नहीं आया है इन चीज़ों को लेकर। हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर उभर रहे हैं, पर हम ऐसी स्थिति में कोई भूमिका नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि भूमिका लेनी होगी? भूमिका तब बनती है जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो कि आपने फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनाई, अपनी ताकत का इस तरह से इस्तेमाल किया कि पूरा विश्व आपकी तरफ देखे। हमारे पिछले 10 साल की विदेश नीति अगर आप देखेंगे तो वो एक व्यक्ति विशेष को प्रमोट करने की नीति थी। विदेश जाएंगे प्रधानमंत्री तो डायस्पोरा को संबोधित करके तालियां बटोरेंगे। तालियां बटोरने की नीति विदेश नीति नहीं हो सकती। आप देखिए हमारे आसपास के जितने देश हैं, वो श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सारे देशों की चीन से दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। क्या ये विदेश नीति की सफलता मानोगे आप? तो आप जब अपने ही पड़ोस में आपका इन्फ्लुएंस चलता हुआ नहीं दिख रहा, तो आपको यूक्रेन और रशिया क्यों गंभीरता से लेंगे? आपको इजराइल और ईरान क्यों गंभीरता से लेंगे? असली टेस्ट विदेश नीति का आपके सामने है। चीन को लाल आंख दिखाऊंगा, क्लीन चिट दे आए, क्या मिला? सोनम वांगचुक लद्दाख से पैदल यहाँ आए, राजघाट में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। इन्होंने चीन के कब्जे का विरोध किया, खुलकर किया। आप डर गए। आप क्यों ये असलियत को नहीं देखना चाहते कि चीन ने हमारी हजारों एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया है? तो विदेश नीति का टेस्ट यही होता है कि आपके अड़ोस पड़ोस के देशों में आपका कितना प्रभाव है। वही खत्म कर दिया आपने, आप कहाँ दूर जा रहे हैं? ये तो मानना होगा कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे जो रिश्ते होने चाहिए थे वो नहीं है, और उसके दूरगामी परिणाम जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। मणिपुर स्थिति सर, क्योंकि पड़ोसियों की जब बात हो रही है तो मणिपुर भी ऐसी स्थिति है जो पड़ोसियों से साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसके चलते वो बिगड़ती नजर आ रही है। तो आप मणिपुर को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहीं मणिपुर का कश्मीर ना हो जाए, ये वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। तो कांग्रेस इस स्थिति को कैसे देख रहा है और आपको क्या सोल्यूशन नजर आ रहा है? देखिए, जब भी देश के किसी हिस्से में झगड़ा हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, लोगों के दिल पे जख्म है, उसको मलहम लगाने का काम दिल्ली का होता है, प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री की तरफ पूरा देश देखता है। किसी पार्टी का प्रधानमंत्री, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री। मैंने उनको वोट दिया न दिया उससे मायने नहीं रखता। तो ऐसे में जख्मों पे मरहम लगाने के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? हम बार बार यूं ही थोड़ी उनको बोलते हैं कि क्यों नहीं जा रहे। हम एक जिम्मेदारी उनको याद दिला रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, जाकर वहाँ आप सहलाइए, लोगों के हाथ रखिए पीठ पर, लोगों की ज़रूरत है अभी। लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं समझ पा रहे। और मणिपुर, आपने जो कहा, कश्मीर उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति की तरफ वो बढ़ रहा है। 1.5 साल होने आया, जिस तरह के नज़ारे हमने वहाँ से देखे, रूह कांप किसी की भी रूह कांप उठेगी। हम गए वहाँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से राहुल जी ने की। लगातार वहाँ हमारे नेता गए, बात की सबसे। हर समुदाय को साथ लेकर चलने की क्षमता कांग्रेस में है, वो देखा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अभी तक वहाँ नहीं गए, ये अफसोस की बात है। सर चलिए फिर मणिपुर से वापस महाराष्ट्र की तरफ लौटते हैं। राहुल जी कोल्हापुर पहुँच रहे हैं। लगभग कितनी रैलीज राहुल जी की इस चुनाव में महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेंगी, और प्रियंका जी महाराष्ट्र में कितना कॉन्सेंट्रेट करती नजर आएंगी? कितनी रैलीज में? हमारे तीनों नेताओं की इतनी मांग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रही है। कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जहां गठबंधन के बाकी साथी लड़ रहे हैं, वहां से आ रही हैं। तो मांग तो खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, इन तीनों की बहुत ज़्यादा है। और खड़गे साहब तो मराठी भी बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो उनकी मांग बहुत ज़्यादा है कई इलाकों में। उनका पूरा एक बनाया जा रहा है शेड्यूल, और आपको बहुत ज़्यादा हमारे नेता सब यहाँ दिखेंगे पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हम सबको वैसे भी बड़ा प्रिय राज्य है। आज़ादी के आंदोलन में जो भूमिका महाराष्ट्र की रही, छत्रपति शिवाजी महाराज जो आज तक प्रेरणा दे रहे हैं महाराष्ट्र को, हम सबको, पूरे देश को, तो जाहिर सी बात है हम सब दिखेंगे। सर आने वाले दिनों में अगर हम किसी एक चेहरे की बात करें कांग्रेस की, तो कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे प्रॉमिसिंग चेहरा होगा, जो उभर कर आगे आ सकता है?
अब जब जो ही आपने बोला कि चेहरा, मेरे आंखों के सामने बाबा साहब अम्बेडकर का चेहरा आया, मेरी आंखों के सामने महात्मा गांधी का चेहरा आया। ये चेहरे कांग्रेस के पास कम है क्या? हमारे पास बहुत चेहरे हैं। नई पीढ़ी के नेताओं में कौन बहुत, हम सब promising- उन्हीं से प्रेरणा लेकर बैठे हैं। सर, आज गांधी जयंती है और कांग्रेस जो कि गांधी की विचारधारा की पार्टी मानी जाती है, गांधी जी के विचारधारा पर आगे चलती नजर आती है। पिछले दिनों ये नज़र आया है कि गांधी जी के विचारों को ही कहीं खत्म ना कर दिया जाए, इस प्रकार की भूमिकाएं रची जा रही थी, इस प्रकार का इतिहास बताया जा रहा था और उसे आगे लाने की कोशिश भी की जा रही थी, गोडसे को ग्लैमराइज किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे देखते हैं कि क्या स्थितियाँ बदल रही है? क्योंकि जैसे ही गोडसे को ग्लैमराइज करने की कोशिश हुई तो वो सेटबैक भी बैठा और एक बड़ा तमाचा जो है आम जनता ने उसके बदले में दिया। तो इस स्थिति में अब आप कैसे देखते हैं कि क्या परिवर्तन आया है? अभी पिछले 3-4 दिनों पहले एक खबर आई कि 500 के नोट पे अनुपम खेर की शक्ल थी। जी, अनुपम खेर तक तो ठीक है, बीजेपी के लिए गांधी वही है। हमारे गांधी को बीजेपी नहीं समझ पाएगी। इस देश की आत्मा आज भी गांधी उस आत्मा में बसते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि पूरे विश्व का मॉरल कंपस महात्मा गांधी है और वो इस देश में पैदा हुए। बीजेपी क्या गोडसे 1000 लाख गोडसे ले आए, क्या फ़र्क पड़ने वाला? कुछ नहीं फ़र्क। आज भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवा रहे हैं नाथूराम गोडसे। ये बिना आरएसएस बीजेपी के थोड़ा ही हो सकता है, ये बीजेपी वाले ही कराते रहते हैं। कराते रहें, क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं मार सकते आप गांधी को। कितनी बार प्रयास कर लिए इन्होंने, कितनी गोलियां चला ली इन्होंने, वो विचार मर ही नहीं सकता। गांधी का विचार मरने वाला है भी नहीं। वो जागतिक मर ही स्तर के नहीं सकता। विचारों में हम देख सकते हैं उसको। सर, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जो है इतनी गंदी राजनीति कभी न थी, ये अब आम जनता भी बोलने लगी है। अब हमें यूपी बिहार वाले भी बोलने लगे कि यार हमसे भी गंदी होगी आपकी राजनीति। ये स्थिति बन गई है महाराष्ट्र की राजनीति की। तो आप अगर सत्ता में आते हैं तो इस स्थिति को सुधारने के लिए आपकी क्या पहल होगी? आप किस प्रकार से विश्वास देंगे? लोगों का भरोसा अब देश की राजनीति से अगर उठ जाए तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होता है। वो भरोसा फिर से स्थापित होना आवश्यक है। किस तरह की नीतियां लाई जाएं, किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का, एमएलएस का, वो बहुत ज़रूरी है एक उदाहरण पेश करना। और इसमें राहुल गांधी खुद निजी तौर पे बहुत ज़्यादा सजग हैं और वो चाहते हैं कि हम सब एक तरह का उदाहरण दें समाज को कि भाई इस तरह का नेता होना चाहिए। हमारे गठबंधन के बाकी साथी भी इसमें आपको दिखेंगे, बहुत सक्रियता से अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र का फिर से विश्वास राजनीति पर कायम हो, ये हमारी प्राथमिकता। सर, ये हो गई राजनीतिक स्थिति। कांग्रेस के अंदर की स्थिति अगर माने तो जब भी कांग्रेस सत्ता के पास पहुंचती है या सत्ता में पहुंच जाती है तो अंदरूनी भी स्पर्धा बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है और अंदर ही इतने खेमे बन जाते हैं कि कांग्रेस फिर सत्ता से बाहर होने की कगार पर पहुंच जाती खेमे है। तो नहीं मानूंगा मैं, लेकिन देखिए हर व्यक्ति, महत्वाकांक्षा सबकी होती है और होनी भी चाहिए, मेरी भी है, जायज़ है। आप अपने संगठन में हैं, आपकी भी महत्वाकांक्षा होगी और नहीं है तो गलत है, होनी चाहिए। तो हम सबकी होती है और मतभेद भी होते हैं, वो भी जायज़ है, नॉर्मल है, नेचुरल है। पार्टी टूटेगी नहीं, पार्टी हमारी एक रहेगी और एक रहकर सारे मतभेद हमको भुलाने आते हैं। आज़ादी के आंदोलन में कोई कम मतभेद थे आपस में, सबके मतभेद थे, अलग अलग रास्ता सब अख्तियार करना चाहते थे, लेकिन फिर भी एक होकर लड़े। महाराष्ट्र की जनता को ये भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी, मतभेद भी सार्वजनिक होते हैं हमारे, कोई छिपा के नहीं होता, मन में मैल नहीं रखते, जो मन में मुंह पे है बोल दिया, ख़त्म किया, आगे बढ़ो, चलो मिलकर आगे बढ़ें, यही होता है। प्रयास बहुत हुए, बीजेपी ने कोई कम कोशिश नहीं की हमें तोड़ने की, हम नहीं टूटे, ना टूटेंगे। चलिए जम्मू कश्मीर की तरफ और हरियाणा की तरफ आते हैं। आने वाले दिनों में चुनाव चल रहे हैं, नतीजे जल्दी आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों स्टेट्स में अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? जो आदमी 18 घंटे जागता है ना, अब वो 24 घंटे जागेगा, बस इतना समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी को अब नींद नहीं आने वाली, क्योंकि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड और फिर दिल्ली और बिहार, इसके बाद आप समझ लीजिए सबसे बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह केंद्र सरकार की स्थिरता पर लगेगा। क्या ये प्रधानमंत्री रहेंगे जनवरी फरवरी
के बाद ये अब आपका अगला सवाल होने वाला है। जनवरी में फिर आऊँगा आपके स्टूडियो, फिर पूछिएगा, फिर आप ही बताएंगे कि सरकार जा रही है। जी जरूर। पर कितनी सीटें होंगी हरियाणा में कांग्रेस हम भारी बहुमत से एक मतलब एक सुनामी है जो भारतीय जनता पार्टी को बहा के ले जा रही है। और जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में अच्छे बहुमत से हमारे गठबंधन की जीत हो रही है, हम सरकार बनाने वाले हैं। निवडणुका 2 राज्यांच्या डोळ्यासमोर आहेत, काहीच दिवसामध्ये निकाल समोर येताना पाहायला मिळतील। साहजिक आहे, निवडणुका ज्या ज्या वेळेला राज्य पातळीवर होतात त्याचे परिणाम राष्ट्रीय पातळीवर पाहायला मिळतात। पवन खेराजी थेटपणे म्हणतात की या निवडणुकांचा परिणाम इतका वाईट होईल की सरकार सत्तेत राहील की नाही अशी परिस्थिती तयार होईल, आणि त्यामुळे निश्चितच या निवडणुकांच्या निकालाकडे आपलं सर्वांचं लक्ष असेल। महाराष्ट्र हे महत्त्वपूर्ण आहेच। पवन जी, आज आप स्टूडियो में पहुंचे और थैंक यू, मुझे हमारे अच्छा साथ लगा। बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक अच्छा यू लगा। सर, थैंक यू। थैंक यू। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।